हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रेन एक्सपर्ट में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के डेट में हम पढ़ेंगे आपके 11th क्लास का पहला चैप्टर समुच्च, जिसको इंग्लिश में सेट्स बोलेंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेट्स बोलेंगे। चलिए, आपको पता है इससे पहले आप सिलेबस को भी भली भांति देख लिए होंगे और उस सिलेबस से आपको पता चला होगा कि सिलेबस के अंतर्गत हम लोग को कौन कौन सा यूनिट्स के बारे में पढ़ना है, यानी कौन कौन सा इकाई के बारे में पढ़ना है, उस इकाई के अंतर्गत किस चैप्टर को पढ़ना है, यानी किस अध्याय को पढ़ना है और उसके अंतर्गत किस किस टॉपिक को पढ़ना है। आज के डेट में मैं 11th क्लास का पहला चैप्टर जिसका नाम समुच्च है उसके बारे में भली भांति चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए, और आपको ये भी पता होगा कि किसी भी चैप्टर को या किसी भी अध्याय को पढ़ने से पहले हमको उसके टाइटल से ही पता चलता है कि उसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है और क्या जानना है। चलिए, आज के डेट में हम जानेंगे सबसे पहले समुच्च के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में? समुच्च के बारे में। इसके बारे में कुछ लिखने, कुछ डेफिनेशन दिखाने से पहले हम आपको बता दें कि समुच्च होता क्या है। ध्यान दीजिए, समुच्च जो होता है किसी सुपरिभाषित वस्तु का संग्रह होता है। किसी सुपरिभाषित वस्तु का संग्रह होता है, यानी हम इंग्लिश में उसको बोल सकते हैं कि कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन रहेगा, उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? सेट्स बोलेंगे। ध्यान दीजिए, तो आपके मन में सवाल चलेगा कि सुपरिभाषित वस्तु यानी वेल डिफाइंड एलिमेंट किसको बोलेंगे? हम बोलेंगे सुपरिभाषित वस्तु वैसा वस्तु होगा जिसके बारे में हम बोले या आप बोले या दुनिया का कोई भी व्यक्ति बोले उसमें बदलाव नज़र में नहीं आता हो। जैसे ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल फॉर हम बोलेंगे प्राकृत संख्या का समुच्च। किसका समुच्च बोलेंगे? प्राकृत संख्या का समुच्च। तो प्राकृत संख्या का समुच्च आपके नज़र में या किसी दूसरे व्यक्ति के नज़र में एक ही होगा, यानी सब कोई बोलेगा 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक बोलेगा, यानी हम भी वही बात बोलेंगे, यानी इसमें आपको बदलाव नज़र नहीं आएगा, यानी चेंजिंग नज़र नहीं आएगा। अतः इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये जो कलेक्शन जो होगा यानी ये जो संग्रह जो होगा वो वेल डिफाइन होगा, यानी सुपरिभाषित होगा। ध्यान दीजिए, तो आप हमसे फिर सवाल पूछिएगा, सर वैसा एग्जाम्पल आप हमको बताइए जो सुपरिभाषित नहीं नज़र हो। तो आपको पता है, जैसे हम बोल दें सुंदर लड़की का संग्रह, तो आपको पता है कि आपके नज़र में कोई और लड़की सुंदर हो सकता है, आपके फ्रेंड के नज़र में कोई और सुंदर हो सकता है, पता है आपके दिल में कोई और बसा हो सकता है, आपके दोस्त के दिल में कोई और बसा हो सकता है। इसलिए इस कलेक्शन को हम वेल डिफाइन नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको चेंजिंग नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमको यानी बदलाव नज़र आ रहा है। जैसे हम बोलेंगे खतरनाक जानवर का संग्रह, तो आप ही बताइए, आपके नज़र में खतरनाक कोई भी जानवर हो सकता है और आपके दोस्त के नज़र में कोई और जानवर हो सकता है। इसलिए हम इस कलेक्शन को यानी इस संग्रह को वेल डिफाइन यानी सुपरिभाषित नहीं बोलेंगे। यानी ध्यान दीजिएगा, सुपरिभाषित संग्रह होने के लिए चेंजिंग हम लोग के बीच में यानी किसी के बीच में नज़र ना आवे। जैसे हम बोलेंगे स्वर वर्ण का संग्रह, तो आप भी बोलिएगा वही होगा, हम भी बोलेंगे वही होगा, यहाँ पे कोई चेंजिंग नज़र नहीं आएगा। इसलिए इस संग्रह को हम क्या बोलेंगे? समुच्च बोलेंगे, क्योंकि ये सुपरिभाषित वस्तुओं का कलेक्शन या अवयवों का कलेक्शन है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझेंगे, इसके डेफिनेशन को देखेंगे सबसे पहले, और उस डेफिनेशन के अंतर्गत हम उसका एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे, और फिर एग्जाम्पल के बाद कुछ पॉइंट्स वगैरह है उस पॉइंट्स के बारे में बोलेंगे, और फिर इसका कौन कौन सा टाइप्स है, इन टाइप्स के बारे में हम भली भांति चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा हम लोग को इसके अंतर्गत यानी इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना क्या है। तो बोलिएगा सर इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका क्या डेफिनेशन। चलिए इसके डेफिनेशन के बारे में हम देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका डेफिनेशन जो है आगे आपको मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ डेफिनेशन, आप एक बार इसको पढ़ लें, फिर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप पढ़ लें। देखिए, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स जो हैं उनका हिंदी के साथ हम इंग्लिश में भी लिख दिए हैं,
ताकि इसलिए लिख दिए क्योंकि आगे जब आप ग्रेजुएशन करें तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे बहुत होता ही है कि समुच्चय के बारे में बहुत अच्छा से जान रहा है और उसको कोई सेट्स के बारे में बोल दिया, बोला कि मतलब समुच्चय आप पढ़े हैं, तो बोलेगा हाँ हम समुच्चय पढ़ लिए, लेकिन बोलेगा सेट्स आप पढ़े हैं तो बोलेगा नहीं पढ़े हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा अपने आप का लगेगा बेकार के जैसा। यानी कम से कम मेन जो पॉइंट्स होगा उसका इंग्लिश भी हम लोग को जानना काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए जो मेन पॉइंट्स है उसका हम इंग्लिश में भी लिख दिए हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए सेट्स का यानी समुच्चय का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है। जो हमने समझाया उसी को संक्षिप्त रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसी सुपरिभाषित वस्तुओं, जो कि इंग्लिश में बोलेंगे ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स, और यहाँ पर मेंबर लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, मेंबर्स लिखेंगे। चलिए यहाँ पर क्या लिख लेंगे, मेंबर्स लिख लेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, का संग्रह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, सुपरिभाषित वस्तुओं का जो संग्रह होगा उसको हम क्या बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसका देखते हैं। समुच्चय का उदाहरण जिसको इंग्लिश में बोलेंगे एग्जाम्पल ऑफ सेट्स। चलिए ध्यान दीजिए, आगे इसके बाद देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए आप बता सकते हैं कि ये समुच्चय है कि समुच्चय नहीं है। तो आप बोलिएगा हाँ सर प्राकृत संख्या मेरे नज़र में और कोई दूसरे के नज़र में एक ही होगा, यहाँ पे चेंजिंग नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए इस कलेक्शन को यानी इस संग्रह को हम क्या बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, फिर आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल इसका। अगला एग्जाम्पल देखिए इसका, सम अभाज्य संख्या का संग्रह। सम अभाज्य संख्या सभी को पता है, सम अभाज्य संख्या 2 होता है। सम अभाज्य संख्या कितना, 2। जैसे अभाज्य संख्या सबसे पहले जानेंगे क्या होता है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जिसका केवल 2 फैक्टर हो। ध्यान दीजिएगा, जैसे ध्यान दीजिए 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं, डॉट डॉट लिख सकते हैं। लेकिन इसमें भी अगर आपको पूछ ले सम अभाज्य संख्या तो केवल क्या होगा, 2 होगा। इस सम अभाज्य संख्या के बारे में आप हमको जानकारी दें या कोई दूसरे व्यक्ति जानकारी दे तो ये 2 के ही बारे में बोलेगा, यानी यहाँ पे बदलाव आपको नज़र नहीं आएगा, इसलिए हम इसको सेट बोलेंगे यानी समुच्चय बोलेंगे। चलिए अगला तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष का महीना का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले हम आपसे पूछेंगे जनवरी जून जुलाई बोलिएगा, और किसी दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे वो भी जनवरी जून जुलाई ही बोलेगा, इसलिए इस कलेक्शन को यानी इस संग्रह को हम सेट्स यानी समुच्चय बोलेंगे। चलिए आगे ध्यान दीजिए, अगला एक और एग्जाम्पल है, देखते हैं इसके बारे में। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है अक्षर पी से पहले सभी स्वर्ण वर्ण का संग्रह। अक्षर पी से पहले यानी अंग्रेजी वर्णमाला में जो भी अक्षर है प्रेजेंट, उसमें पी से पहले जो अक्षर होगा, पी से पहले जो स्वर वर्ण होगा हम आपसे पूछेंगे या किसी दूसरे स्टूडेंट से पूछेंगे, वो एक ही बात बताएगा, यानी यहाँ चेंजिंग नज़र नहीं आएगा। यानी इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये जो कलेक्शन यानी संग्रह है वो सेट्स यानी समुच्चय है। चलिए ध्यान दीजिए, आपको पता चल रहा होगा भली भांति कि आप किस ढंग से यहाँ पे समझ पा रहे हैं, आपको कितना बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से समझाया जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि प्रत्येक चैप्टर का सबसे पहले कॉन्सेप्ट और उसके बाद उस पर कुछ एग्जाम्पल्स देने के बाद ही हम आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर ढंग से सिखा सके, ये नहीं कि केवल बनवा दें। हम आपको सिखा सके ताकि दूसरा तीसरा चौथा जो भी बुक है सारे बुक के क्वेश्चन को आप खुद से डील कर सके, यानी खुद से सॉल्व कर सके। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यानी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं, इसका हिंदी अगर आपको लिखना है लिख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का मतलब होगा महत्वपूर्ण बिंदुएं। चलिए ध्यान दीजिए, इसके अंतर्गत पहला नंबर देखिए क्या है। पहला नंबर है समुच्चय के अवयव या वस्तु या सदस्य एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। यानी कोई आपको बोल दे समुच्चय का अवयव या समुच्चय का सदस्य या फिर समुच्चय का वस्तु, तीनों को एक ही बात बोलेंगे। जैसे आप बोलिएगा सर अवयव किसको बोलेंगे, जैसे हम बोलेंगे अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर वर्ण,
तो अब आप बताइए स्वर वर्ण ए ई आई ओ यू है, तो ए ई आई ओ यू जो है वो कहलाएगा, या तो उसको हम वस्तु बोल सकते हैं, या तो हम उसको या तो सदस्य बोल सकते हैं, या तो हम अवयव बोल सकते हैं, अगर हम सेट कंसीडर कर लें तब, यानी समुच्चय बना लें तब। चलिए इसके बाद ध्यान दीजिए, फिर आगे देखते हैं। इसके बाद किसी समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। किसी भी समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के किस लेटर से? कैपिटल लेटर से हम डिनोट करेंगे। चलिए इसके बाद फिर अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर पॉइंट इस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर पॉइंट से समुच्चय के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटी अक्षर ए बी सी डी यानी डॉट डॉट हम जेड तक बोल सकते हैं से क्या करेंगे? सूचित किया जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाते हैं कि इन सभी पॉइंट्स का मतलब क्या होता है। चलिए ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एकदम आप देखिए देखिए यहाँ पे समझ में आएगा। एग्जाम्पल्स के रूप में यानी उदाहरण के रूप में लेंगे। पहला नंबर ध्यान दीजिएगा, अगर हम बोलें संख्या 10 से कम। अब ध्यान दीजिएगा, सम संख्या का संग्रह। किस संख्या? सम संख्या का संग्रह। तो ध्यान दीजिए, हम संग्रह बनाने के लिए, यानी कहने का मतलब सेट्स बनाने के लिए हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहले अब आप बताइए, संख्या 10 से कम कौन सा संख्या? सम संख्या हमको चाहिए। कौन सा संख्या चाहिए? सम संख्या। बोलिएगा सम संख्या कौन कौन हो जाएगा 10 से कम? 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी जितना आपको जो बोला जा रहा है संग्रह में, आप उसको सबसे पहले लिख लें। और वो लिखना किसके अंदर है? मंझली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, जिसको इंग्लिश में करली ब्रैकेट बोलेंगे। और जब बन के ये तैयार हो जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी कैपिटल लेटर से आप इसको डिनोट कर दें। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सीखिएगा, इस ए को क्या बोला जाएगा? समुच्चय बोला जाएगा। इस ए को क्या बोला जाएगा? समुच्चय बोला जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मंझली ब्रैकेट होगा, और इस मंझली ब्रैकेट के अंदर जो होगा, जो भी होगा अंदर में, उसको हम समुच्चय का क्या बोलेंगे? सदस्य बोलेंगे। समुच्चय का क्या बोलेंगे? सदस्य। यानी हम उसको बोल सकते हैं अवयव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अवयव। या हम उसको क्या बोल सकते हैं? वस्तु बोल सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, यानी यहाँ पर जो है देखने को आपको मिल रहा होगा, मंझली ब्रैकेट के अंदर जो है वो जो है उसको हम क्या बोलेंगे? समुच्चय का सदस्य, अवयव, या क्या बोलेंगे? वस्तु। और उसको रखेंगे किस ब्रैकेट के अंदर? मंझली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। और ये बन के अगर तैयार हो जाएगा तो इसका नाम क्या होगा? एक कोई भी कैपिटल लेटर से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे फिर आगे पॉइंट्स जो है देखिए लिखा हुआ है आपके बीच में, यहाँ पे कि समुच्चय के अवयव को मंझली कोष्ठक के अंदर क्या किया जाता है? लिखा जाता है। फिर आगे देखिएगा, इसके बाद जो हम अभी तुरंत लिखे हैं वही आपको नजर आएगा। देखिएगा, समुच्चय का जो रूप होता है समुच्चय होता है, उसके और मंझली ब्रैकेट के जो अंदर जो होगा वो क्या कहलाएगा? समुच्चय का अवयव, सदस्य, या क्या कहलाएगा? वस्तु कहलाएगा। जैसे एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, स्वर वर्ण का संग्रह। किसका संग्रह? स्वर वर्ण का संग्रह। अब आप बताइए यहाँ पे स्वर वर्ण होता कौन कौन सा अक्षर है? तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे हो जाएगा ए हो जाएगा, ई हो जाएगा, आई हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यू हो जाएगा। इसको सेट बनाने के लिए मंझली ब्रैकेट के अंदर हमको क्या करना होगा? लिखना होगा। जब हम लिख लेंगे तो बोलिए किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर लिख दें। जैसे हम ए लिख दें, आपका मन होगा हम बी लिख देंगे, वो भी चलेगा। आपका मन होगा सी लिख देंगे, वो भी चलेगा। आपका मन होगा जेड लिख देंगे, वो भी चलेगा। लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर होना चाहिए। चलिए हम यहाँ ए लिख देते हैं। तो हम आपसे पूछेंगे, अब आप बताइए समुच्चय किसको बोलेंगे? तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे समुच्चय ए कहलाएगा। बोलेंगे ठीक है, अब बताइए समुच्चय का अवयव कौन कौन सा है, या सदस्य कौन कौन सा है, या फिर बताइए वस्तु कौन कौन सा है। तो हम बोलेंगे ए सेट्स का जो अवयव है उसको ए बोलेंगे, ई बोलेंगे, आई बोलेंगे, ओ बोलेंगे और यू बोलेंगे। यानी ए ई आई ओ यू जो सेट ए का क्या है? अवयव है, सदस्य है या वस्तु है। इस प्रकार से दोस्तों हमने आपको समुच्चय का डेफिनेशन और उसका
एग्जाम्पल और फिर उस पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं वगैरह उन सभी के बारे में आपको चर्चा किया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमने बेहतरीन ढंग से समझा पाया। आप एक बार कमेंट के माध्यम से ज़रूर जानकारी दीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े, यानी आगे और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। चलिए ध्यान दीजिए, फिर आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए इसके बाद क्या है। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि सेट है या सेट नहीं है, आपको जस्टिफाई करना यानी जांच करना है। चलिए देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्न कौन सा समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। यानी इसमें कुछ वैसे समुच्चय को दिया जाएगा जो समुच्चय, यानी कुछ वैसे संग्रह को दिया जाएगा जो समुच्चय होगा या समुच्चय नहीं होगा। आपको इसके बारे में बताना है कि किसका सेट संभव यानी समुच्चय बनाना संभव होगा और किसका समुच्चय बनाना संभव नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, पहला नंबर है कर भारत के सबसे प्रतिभाशाली 11 क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह। आप ही बताइए, आप जो 11 खिलाड़ी का जो आप सेट एक बनाइएगा, यानी आपको कोई चुनने के लिए बोल दे भारत के सबसे अच्छा 11 खिलाड़ी, तो आप चुनिएगा, कुछ अलग ढंग से चुनिएगा, हमको चुनने दे दिया जाएगा, अलग ढंग से चुनेंगे। इसलिए यहाँ पे हम दोनों के बीच का जो कलेक्शन होगा उन दोनों में बदलाव देखा जाएगा। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो दिया हुआ जो संग्रह है वो कभी भी सेट नहीं हो सकता, यानी जो बदले वाला रहेगा उस पर कभी भी भरोसा नहीं करना है। इस प्रकार से हम लोग को समझना है, यानी बदलने वाला पर भरोसा नहीं करना है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए ध्यान दीजिए, फिर आगे ध्यान दीजिए। अगला जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, उपरोक्त संग्रह समुच्चय नहीं है। क्यों समुच्चय नहीं है, हमने अभी तुरंत जानकारी आपको दिया है। फिर आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। आप ही बताइए, जनवरी जून जुलाई बोलिएगा, हम भी वही बोलेंगे, कोई तीसरा व्यक्ति भी यही बोलेगा, यानी यहाँ पे बदलाव नज़र नहीं आएगा। अतः हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये जो दिया हुआ जो कलेक्शन जो है यानी संग्रह जो है वो समुच्चय है, यानी उपरोक्त संग्रह आपका क्या है, समुच्चय है। चलिए ध्यान दीजिए, फिर आगे देखिए। अगला, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। हम आपसे बोलेंगे त्रिभुज का प्रकार बताइए, तो आप बताइएगा समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ये सभी बताइएगा। हमसे भी पूछा जाएगा तो हम यही सब बताएंगे, ना कि हम उसमें आयत और वर्ग बताने लगेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे देखा जा रहा है कि परिवर्तनशील ये नहीं है, यानी ये बदलाव होने लायक नहीं है। यानी इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये दिया हुआ जो है संग्रह जो है ये समुच्चय होगा, यानी उपरोक्त संग्रह जो है वो क्या है, समुच्चय है। चलिए आगे इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर आपके वर्ग के सबसे तेज विद्यार्थी का संग्रह बताइए। यहाँ पे भी नहीं होगा, क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि आपके वर्ग का जो लड़का तेज है वो हमेशा के लिए तेज बना रहे, यहाँ पे बदलाव नजर आने लगेगा। इसलिए हम इस संग्रह को हम सेट्स नहीं बोल सकते हैं। हम बार बार आपको समझा रहे हैं, सेट्स तभी बोलेंगे जब वो परिवर्तनशील ना हो, यानी बदलाव होने लायक ना हो। यानी हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो दिया हुआ जो संग्रह है वो कभी भी सेट्स यानी समुच्चय नहीं हो सकता है। यानी उपरोक्त संग्रह जो है समुच्चय होगा कि नहीं होगा, चलिए नहीं होगा। फिर आगे देखिए, यहाँ पे अगला एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है, सभी धन समपूर्णांकों का संग्रह। ध्यान दीजिए, धन तो पता ही है, धन पूर्णांक कहाँ से शुरू, एक से शुरू होता है। यानी कोई आपको धन पूर्णांक बोले या फिर प्राकृत संख्या बोल दे, बात क्या हो जाएगा, बराबर ही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सभी धन समपूर्णांकों का संग्रह, यानी बताइए ये क्या संग्रह होगा, तो बोलिएगा हाँ सर होगा, क्योंकि धन पूर्णांक में सम जो है 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट मिलेगा, इसलिए इस कलेक्शन यानी इस संग्रह को हम समुच्चय बोलेंगे। फिर आगे ध्यान दीजिए, इसके बाद देखते हैं, फिर उपरोक्त संग्रह जो है वो क्या है, समुच्चय है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, फिर आगे ध्यान दीजिए, समुच्चय के कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक। इस प्रतीक से पहले हम कुछ आप लोग के बीच में चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए, आप लिख लीजिए, यहाँ पे देखिएगा, आपके बीच में रियल नंबर आएगा, यानी प्राकृत संख्या अगर कभी भी आ जाए, कभी भी हम सेट अगर पढ़ेंगे तो उसके बीच में अगर प्राकृत संख्या आपको देखने को मिले, कौन सा संख्या, प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या जो
प्राकृत संख्या जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। ध्यान दीजिएगा, यानी गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या बोलेंगे। 1 2 3 4 डॉट डॉट ये सभी संख्या को हम क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या बोलेंगे। और प्राकृत संख्या को हम नोट किससे करेंगे? डिनोट n से करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? n से डिनोट करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूर्णांक संख्या आपको देखने को मिलेगा। कौन सा संख्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे? पूर्णांक संख्या ये में सारा धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृत संख्या के साथ 0 सम्मिलित होता है। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर इसका सेट अगर हम बनाएं तो इस प्रकार से बना सकते हैं। 0 लिखेंगे, +-1 लिखेंगे, +-2 लिखेंगे, डॉट डॉट लिखेंगे। और ध्यान दीजिए, पूर्णांक संख्या को z या i से हम डिनोट करते हैं। z या किससे? i से। जब भी z और i लिखे तो आप समझ जाइए कि पूर्णांक संख्या यहाँ पे डिनोट किया गया है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, आगे होगा धन पूर्णांक संख्या। कौन सा संख्या? धन पूर्णांक संख्या। बोलिए, धन पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे? ध्यान दीजिएगा, यानी वैसा पूर्णांक संख्या जो धनात्मक रूप में हो। यानी धनात्मक रूप में तो 1 से होगा, 0 तो चलेगा नहीं, माइनस वाला कोई चलेगा नहीं, 1 2 3 डॉट डॉट हो जाएगा। यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं? z लिख देंगे। और धनात्मक कहेगा तो प्लस पावर दे देंगे, और यहाँ भी i पर भी क्या देंगे? प्लस दे देंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, धन पूर्णांक और प्राकृत संख्या दोनों एक ही बात है। ये भी 1 2 3 4 डॉट डॉट है, ये भी 1 2 3 4 डॉट डॉट है, इसलिए हम दोनों को एक ही संख्या समझ सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, फिर आपको कोई बोले कि बताइए अगला क्या? वास्तविक संख्या के बारे में पूछे। कौन सा संख्या? वास्तविक संख्या। आपको पता है वास्तविक संख्या जो होता है, परिमेय संख्या भी होता है और अपरिमेय संख्या भी होता है। और वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का मिलन होता है। परिमेय संख्या हो या कौन सा संख्या? अपरिमेय संख्या। चलिए, परिमेय संख्या और कौन सा? अपरिमेय संख्या, जो कि आपको -∞ से लेके इन्फिनिटी तक किसी भी संख्या के बारे में चर्चा कर दिया जाए तो उन सारे संख्या को आप वास्तविक संख्या बोलिएगा। फिर आगे ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या। कौन सा संख्या? परिमेय संख्या। बोलिए, परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? और इस वास्तविक संख्या को जो हम डिनोट करेंगे वो r से डिनोट करेंगे। कैपिटल R से क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगर परिमेय संख्या के बारे में बोल दिया जाए, कौन सा संख्या? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कैसी संख्या होगा? वैसी संख्या जिसका रूप p/q का हो। वैसी संख्या जिसका, बोलिएगा, रूप, जिसका क्या बोलेंगे? रूप। बोलिएगा, किस रूप में हो? p/q रूप में हो, जहाँ पे बोलिएगा p एवं जो q जो होगा वो पूर्णांक संख्या होगा। वो कौन सा संख्या होगा? पूर्णांक संख्या होगा। साथ ही साथ q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे परिमेय संख्या को सामान्यतः, परिमेय संख्या को मेनली डिनोट, यानी मेनली किसी मतलब यानी जैसे इसको हो गया n बोलेंगे, z या i, यहाँ पर z प्लस या i प्लस, इसको मेनली हम किसी से डिनोट नहीं करते। यानी आपका अगर मन है आप a से डिनोट करने तो a से कर सकते हैं, b से डिनोट करने तो b से आप डिनोट कर सकते हैं। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, इस वास्तविक में अगर हम धनात्मक लगा दें, धनात्मक वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या को आप r से अगर डिनोट करते हैं तो धनात्मक वास्तविक संख्या को आप किस से डिनोट कीजिएगा? r प्लस से डिनोट कीजिएगा। अगर हम थोड़ा इंग्लिश में इसका नाम जान ले तो क्या होगा? प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर बोलेंगे। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। पूर्णांक संख्या को इंटीजर नंबर बोलेंगे। धन पूर्णांक संख्या को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर नंबर बोलेंगे। वास्तविक संख्या को क्या बोलेंगे? रियल नंबर बोलेंगे। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोलेंगे। और परिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोलेंगे। फिर ध्यान दीजिएगा, आगे अगर धनात्मक वास्तविक संख्या अगर बोले तो पॉजिटिव रियल नंबर आप बोलिएगा। ये सब आप लोग को जानकारी होना चाहिए, जो कि 10th क्लास में ही आप लोग पढ़ें। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं आगे समुच्चय के कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक, और यानी उसको इंग्लिश में बोलेंगे सम इम्पोर्टेंट सिंबल फॉर सेट्स, यानी सेट्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण
प्रतीक यानी समुच्चय के कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक। ध्यान दीजिएगा, अभी जो भी आपके बीच में प्रतीक आने वाला है, ये मत समझिएगा कि अगला चैप्टर में सारे प्रतीक को हम देख लेंगे, लेकिन इस चैप्टर के अंतर्गत, यानी कहने का मतलब एक्सरसाइज 1.1 के ही अंतर्गत आपको सारा प्रतीक नहीं नजर आएगा, यानी चैप्टर 1 के अंतर्गत यानी समुच्चय के अंतर्गत सारे प्रतीक को हम कहीं ना कहीं हम देखेंगे और फिर उसके बारे में हम दोबारा जहां जहां मिलते जाएगा डिटेल से हम चर्चा करते जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, पहला प्रतीक के बारे में देखिए। अगर कभी भी आपको इस प्रकार का प्रतीक अगर नजर आ जाए, इसको यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, एक का सदस्य या सदस्य बोले या अवयव या वस्तु है, यानी ए बिलोंग्स टू ए। इसके बाद फिर ध्यान दीजिएगा, आगे बारी बारी से हम फिर डिस्कस करेंगे। फिर अगला, अगर इस प्रकार से कहीं भी आपको सिंबल अगर मिले तो इसका मतलब होगा ए का सदस्य अवयव या वस्तु नहीं है। जैसे आपको पता है कि बराबर इसको बोलेंगे, इस प्रकार से रहेगा तो बराबर नहीं है, उसी प्रकार से अगर ये चिन्ह रहेगा तो अवयव या वस्तु या सदस्य होगा, और इस प्रकार से रहेगा तो नहीं होगा। इंग्लिश में हम बोल सकते ऊपर वाला को ए बिलोंग्स टू सेट ए, नीचे हम बोल सकते ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए, आगे देखिएगा। इसके बाद अगर इस प्रकार का सिंबल मिले तो सभी को पता है ए बी के समान नहीं है, यानी ए इज नॉट इक्वल टू बी। चलिए आगे देखते हैं अगला सिंबल के बारे में। देखिए यहाँ पर अगर इस प्रकार से रहे तो ए बी के समान नहीं है, यानी ए इज नॉट इक्वल टू बी बोलेंगे। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, इसके बाद फिर देखिए इस प्रकार का सिंबल अगर आपको मिले तो ध्यान दीजिएगा ए लेस देन बी, यानी ए बी से छोटा है, यानी ए यहाँ पर बोलिएगा ए लेस देन बी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। अब ध्यान दीजिए, जने मुँह साकर रहेगा उसको छोटा बोल दीजिए, और जने मुँह फैलल रहेगा उसको बड़ा आप समझ लीजिए। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोलिए अगला जो सिंबल इस प्रकार से होगा, इसको बोलेंगे ए बी से छोटा या बराबर है, इसको बोलेंगे ए लेस देन और इक्वल टू बी बोलेंगे। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का जो सिंबल होगा अगला बोलेंगे ए ग्रेटर देन बी, यानी ए बी से बड़ा है, यानी ए ग्रेटर देन ए बी से क्या है, बड़ा है, यानी इसको इंग्लिश में ए ग्रेटर देन बी बोलेंगे। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का जो सिंबल होगा इसको बोलेंगे ए बी से बड़ा या बराबर है, या ए ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। फिर इसके अगला बोलिएगा आगे क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर इस प्रकार का सिंबल रहे या डबल इस प्रकार से बिंदी के रूप में रहे, डबल बिंदी या तिरछी लकीर रहे, क्या रहे, तिरछी लकीर रहे, तो इन दोनों को हम बोलेंगे ऐसा कि इंग्लिश में बोलेंगे सच डेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सच डेट। चलिए कुछ और सिंबल से इसके बारे में भी हम लोग जानकारी बारी बारी से प्राप्त करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस प्रकार का सिंबल है तो बोलना है ए बी का उपसमुच्चय है, यानी ए इज सबसेट ऑफ बी बोलेंगे। चलिए अगला सिंबल के बारे में देखते हैं। ध्यान दीजिए, ये अगर सिंबल रहे तो इसका होगा अर्थ ए बी का उचित उपसमुच्चय नहीं है, ए बी का उचित उपसमुच्चय है, यानी ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बोलेंगे। फिर इसके बाद अगला जो होगा सिंबल इस प्रकार से होगा, इसको बोलेंगे ए बी का अधिसमुच्चय है, यानी ए सुपर सबसेट बी, यानी सुपर सबसेट क्या होगा, बी। अगला देखिएगा, अगर इस प्रकार से रहे तो इसको क्या बोलेंगे, ए एंड बी का अंतर, ए डिफरेंस बी बोले, या ए माइनस बी हम बोल सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा। हमको जहाँ तक पता है कि हम आपको जो जो समझा रहे हैं, जिस ढंग से समझा रहे हैं, आप भली भांति हमको देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं, हमको। आप किसी को नहीं, हमको देखिए, बोर्ड अपने आप दिखने लगेगा। चलिए ध्यान दीजिए, आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए आगे, अगर इस प्रकार का सिंबल रहे तो इसको बोलेंगे ए का शक्ति या घात समुच्चय है, इसको बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए बोलेंगे। फिर अगला देखिएगा, इसके बाद अगला जो होगा इस प्रकार से होगा, ये यू बोलें या एस रहे, इसको सार्वत्रिक या समष्टीय समुच्चय बोलेंगे। इंग्लिश में इसको यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। इसके बाद फिर आगे देखते हैं, इस प्रकार से है लिखा हुआ, ए डैश है या ए पर पावर सी समुच्चय ए का पूरक समुच्चय बोलेंगे। कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में। चलिए आगे देखिएगा,
इस प्रकार से लिखा हुआ है। इस 3 सिंबल को हम बोल सकते हैं यदि और केवल यदि। इसको इंग्लिश में इफ़ एंड ओनली इफ़ बोलेंगे। इफ़ एंड क्या बोलेंगे? ओनली इफ़ बोलेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। इस प्रकार का सिंबल होगा जो कि 10th क्लास से ही आप इसको देख रहे होंगे। 10th क्लास से इसको बोलेंगे तात्पर्य है इम्प्लाइड एट। जैसे आप यहाँ पे x² - 5x + 6 = 0। इसके बाद जब अगला स्टेप लिखते हैं तो इस प्रकार का सिंबल, इसका मतलब है कि इसका जो तात्पर्य है ऊपर वाले इक्वेशन से है। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिए। आगे अगर इस प्रकार का सिंबल अगर है तो इसका अर्थ होगा अस्तित्व होता है या देयर एग्जिस्ट बोलेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर इस प्रकार का सिंबल अगर मिल जाए तो इसका मतलब समझना है फाई या कोई अवयव नहीं, इसको फाई लिखेंगे इंग्लिश में, या नो एनी एलिमेंट। हम जानते हैं दोस्त कि आपके मन में 1000 सवाल अभी चल रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि ये सब क्या क्या लिखा हुआ है, सर अभी बता रहे हैं, इसके बारे में समझाए नहीं डिटेल से, सिर्फ बोल दिए कि इसका ये होता है, इसका ऐसे नाम है, इसका वो है, ये है, फलना ढिकाना बोल के आगे निकल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बारी बारी से प्रत्येक आते जाएगा, उसके बारे में हम डिस्कस आपको करते जाएंगे। ध्यान दीजिए, बारी बारी से आते जाएगा, हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले 2 सिंबल के बारे में हम यहाँ पे आपको जानकारी देंगे। देखिए 2 सिंबल कौन सा होगा, इसके बारे में हम जानकारी यहाँ पे प्राप्त करेंगे। देखिएगा, जैसे सबसे शुरू में हम 2 सिंबल यहाँ पे आपके बीच में लेके आए थे। जैसे यहाँ ए था और इस प्रकार से लिखा हुआ था, तो आप इसको क्या पढ़ते थे? ए, ध्यान दीजिएगा, ए क्या पढ़े थे? ए बिलोंग्स टू ए। इसको एप्सिलॉन भी हम बोलते हैं, एप्सिलॉन, जो कि फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे, एप्सिलॉन पढ़ते होंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका अर्थ है कि ये ए जो है ए सेट में रहे। अगर यहाँ पर इस प्रकार से अगर हम लिख दें, इसका मतलब है कि ए जो है ए सेट में ना रहे। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे ए = यहाँ पे सपोइडेट हम दे दें, ABC लिख दें, और आपसे हम पूछे कि आप यहाँ पे बताइए इन दोनों सिंबल को फिल करना है और फिल करते हुए आपको समझाना है। यहाँ पर हम ए लिख दें और यहाँ पर ए लिख दें, और इसके बाद फिर यहाँ बी लिख दें और फिर यहाँ ए लिख दें, और फिर यहाँ सी लिख दें और ए लिख दें, और इसके बाद फिर आगे हम लिख दें डी लिख दें, ए लिख दें, फिर ई लिख दें, ए लिख दें, और एफ लिख दें और ए लिख दें। तो आप फटाक यहाँ पे बिना समझाए इस प्रकार से लिखिएगा। इसमें बिलोंग्स टू दे दीजिएगा, यहाँ भी बिलोंग्स टू, यहाँ भी बिलोंग्स टू, यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू दीजिएगा, यहाँ डज नॉट बिलोंग्स टू दीजिएगा, यहाँ डज नॉट बिलोंग्स टू। अब हम पूछेंगे कि ऐसा आपने कैसे लिख दिया, तो आप हमको बताइएगा कि सर यहाँ पर ए जो है ना, ए सेट में है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखे हैं ए सबसेट ए। इसीलिए हम ए और ए के बीच में यहाँ पे बिलोंग्स टू का सिंबल को फिल किए हैं। उसी प्रकार से अगर हम नीचे के बारे में अगर पूछें तो बोलिएगा सर ए सेट में डी तो कहीं मिल नहीं रहा है, इसलिए हम यहाँ पर डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए बोलेंगे। बी ए सेट में है, इसीलिए बी यहाँ पर सबसेट ए होगा। ई ए सेट में नहीं है, इसलिए ई डज नॉट सेट ए बोल सकते हैं, सॉरी ई डज नॉट बिलोंग्स टू ए बोल सकते हैं। सी ए सेट में है तो सी बिलोंग्स टू, एफ ए सेट में नहीं है तो एफ डज नॉट बिलोंग्स टू ए होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हिंदी में हम डिटेल से कैसे समझेंगे। ए बिलोंग्स टू ए का मतलब है कि ए सेट का अवयव है, या ए सेट का सदस्य है, या ए सेट का अवयव है। तीनों बात एक ही होगा। लेकिन कोई डी के बारे में बोल दे तो बोलना वहाँ गलत होगा। यानी डी ए सेट का ना ही अवयव है, ना ही उसका वस्तु है, ना ही उसका सदस्य है, ना ही वो उससे संबंध रखेगा। यानी आप समझ गए होंगे इस प्रकार से कि बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू को हम कैसे फिल करें। चाहिए कुछ एग्जाम्पल आपके बीच हम लेके आएंगे, वहाँ पे हमको भी पता चलना चाहिए कि आप कितना बेहतरीन ढंग से हमको बता पा रहे हैं या आंसर दे पा रहे हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला एग्जाम्पल वगैरह। ध्यान दीजिए, इसके बाद इसका अर्थ हम समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह लेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले मीनिंग क्या होगा।
ए बिलोंग्स टू ए का अर्थ, यानी मीनिंग ऑफ सिंबल ए बिलोंग्स टू ए। चलिए इसके सिंबल के बारे में देखिए, अभी तुरंत समझाए कि ए बिलोंग्स टू ए का अर्थ यह होता है कि अवयव या सदस्य या वस्तु ए समुच्चय ए में उपस्थित है, यानी आगे वाला जो है वो पीछे में रहना चाहिए, तभी होगा, यानी तभी हम कह सकते हैं कि ए जो है ए सेट का एलिमेंट है, या ए सेट से बिलोंग्स रखता है, या ए सेट का सदस्य है, ये हम बोल सकते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिए, इसका उल्टा होगा। प्रतीक ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी मीनिंग ऑफ सिंबल ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए का अर्थ यह होता है कि अवयव या सदस्य या वस्तु ए जो है समुच्चय ए में उपस्थित नहीं है। यहाँ पर नहीं है, जबकि यहाँ पे उपस्थित है। चलिए आगे कुछ एग्जाम्पल्स होंगे और उस एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको सिखाना पड़ेगा यहाँ पे कि यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या फिल करना है। चलिए आइए देखते हैं, बने रहें मेरे साथ और फिर आगे मिलते रहेगा आपको कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम्पल्स भी। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि ए सेट में ए बी सी डी है, बी सेट में 2 4 6 8 है, तो उचित स्थान पर इन दोनों सिंबल को क्या करना है, भरना है। आइए बारी बारी से आपके बीच में एग्जाम्पल आते जाएगा और आप फिल करते जाइए। बोलिए यहाँ पे पहला नंबर एग्जाम्पल में क्या होगा। देखिए यहाँ पर ए जो है ए सेट में है, खोजिए यहाँ पे क्या ए जो है ए सेट में है। देखिए ए सेट में है, इसलिए यहाँ ए बिलोंग्स टू क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। फिर इसके बाद अगला, चलिए इसके बाद आपके बीच में अगला इस प्रकार से आएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला इस प्रकार से आने वाला है, देखते रहिए आप लोग। चलिए अगला आपके बीच में ए बिलोंग्स टू बी, क्या ये ए बी सेट में है। देखिए ए बी सेट में है, तो ए तो बी सेट में है नहीं, इसलिए यहाँ पर ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी होगा। यहाँ ए सेट में था, इसलिए इसमें हम बिलोंग्स टू अभी तुरंत समझाए थे, लेकिन ए बी सेट में नहीं है, इसलिए ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी होगा। इसके बाद आगे देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखिए इस प्रकार से है, क्या 3 ए सेट में है। देखिए ए सेट में कहीं 3 नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए कहलाएगा। फिर अगला एग्जाम्पल देखिए इस प्रकार से आपके बीच में आएगा, देखिएगा इसको बोलेंगे 5। 5 का मतलब होता है कोई भी अवयव ना हो। देखिएगा ए सेट में ए बी सी डी है और यहाँ बोल रहा है कि कोई अवयव ए में नहीं है, इसलिए यहाँ पे होगा डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। ये होगा कब, जब ए में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तब। चलिए आगे ध्यान दीजिए। इसके बाद अगला देखिए, 5 जो है बी सेट में है, वही काम 5 बी सेट में तो 2 4 6 8 है, यहाँ पर भी डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा, बी होगा। फिर आगे ध्यान दीजिए, आप लोग लिखते जाइए फिर आगे देखते जाइएगा। फिर अगला बोलिए 8 बी सेट में है, तो बी सेट में बोलिएगा 8 है, तो हाँ 8 है, इसलिए यहाँ पर 8 बिलोंग्स टू क्या होगा, बी हो जाएगा। इसके बाद फिर चलिए अगला देखते हैं, 7 बी सेट में है, तो 7 तो बी सेट में कहीं नजर नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर 7 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा, बी हो जाएगा। आपको बेहतरीन ढंग से हम समझा पा रहे हैं। अगर हम आपको बेहतरीन ढंग से समझा पा रहे हैं तो आप सपोर्ट के लिए एक बार कमेंट के माध्यम से जानकारी जरूर दीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और आगे बेहतरीन से बेहतरीन आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहें। चलिए अगला 6 ए सेट में है, तो 6 ए सेट में तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। अब बताइएगा इसके अगला क्या होगा। अगला 4 ए सेट में है, तो बोलिए यहाँ पर 4 ए सेट में तो है नहीं, इसलिए यहाँ भी क्या होगा, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए होगा। फिर आगे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिएगा 0 ए सेट में है, तो 0 तो ए सेट में है नहीं, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। फिर अगला ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आगे डी ए सेट में है, तो ए सेट में डी तो है यहाँ पे, इसलिए डी बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, अगला बोलिए 2 बी सेट में है, तो बोलिए 2 बी सेट में है, तो 2 तो बी सेट में है ही, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे,
बी लिखेंगे। ध्यान दीजिए, इस प्रकार से हमने जो अभी बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट आपको दिया, आपको बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से समझ में आया। ध्यान दीजिए, आप देखते रहें, इसके बाद फिर अगला टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे कि सेट्स का कितना रूप होता है या कितना विधि होता है जिससे हम सेट्स को यानी समुच्चय को हम लिख सकते हैं। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है समुच्चय लिखने का, क्या लिखा हुआ है आप देख पा रहे होंगे। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है समुच्चय लिखने का विधि या रूप, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मेथड और फॉर्म टू राइट सेट। ध्यान दीजिए, आपको आगे बताने से पहले हम पहले समझा देते हैं कि समुच्चय को लिखने का दो विधि होता है या दो रूप होता है। तो आप बोलिएगा सर कौन कौन सा रूप होता है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। हम बोलेंगे देखिए, पहला जो रूप जो हो जाएगा, पहला जो होगा वो रोस्टर मेथड होगा। वो कौन सा मेथड होगा? रोस्टर मेथड होगा। कौन सा मेथड होगा? रोस्टर मेथड, जो कि इसको हिंदी में बोलेंगे रोस्टर बोलेंगे विधि। कौन सा विधि बोलेंगे? रोस्टर विधि। इसी को हम बोल सकते हैं टेबुलर मेथड भी बोल सकते हैं। टेबुलर मेथड, कौन सा मेथड? टेबुलर मेथड, यानी हम तालिका विधि भी बोल सकते हैं। कौन सा विधि? तालिका विधि भी बोल सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर जो होगा उसको बोलेंगे सेट बिल्डर मेथड। कौन सा मेथड बोलेंगे? सेट बिल्डर मेथड। अब बताइए, सेट बिल्डर मेथड जो होगा उसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? तो आप बोलिएगा सर समुच्चय निर्माण विधि होगा। कौन सा विधि होगा? समुच्चय निर्माण विधि। तो हम बोलेंगे किसी समुच्चय को लिखने का कितना विधि? तो आप बोलिएगा सर किसी भी समुच्चय को लिखने का दो विधि होगा। चलिए कौन कौन सा? एक रोस्टर विधि हो जाएगा जिसको तालिका विधि भी बोलेंगे, दूसरा समुच्चय निर्माण विधि बोलेंगे। चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे किसको रोस्टर विधि में बोलेंगे और किसको समुच्चय निर्माण विधि में बोलेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार से अगर हम पेश करें, बोले कि स्वर वर्ण का संग्रह आप बनाइए। किसका संग्रह? स्वर वर्ण का संग्रह। चलिए स्वर वर्ण का संग्रह आप बताइए, सबसे पहले इसको सेट हम बोल सकते हैं कि नहीं? बोलिएगा हाँ सर, इसमें बदलाव नज़र नहीं आ रहा है इसलिए ये समुच्चय होगा। तो बोलेंगे इसको लिखने का कितना विधि? आप बोलिएगा अभी तुरंत आपने समझाया दो विधि, एक रोस्टर होगा यानी समुच्चय रोस्टर विधि होगा और दूसरा समुच्चय निर्माण विधि। देखिए हम पहला विधि में लिखने जा रहे हैं। किस विधि में? पहला विधि में, जो कि बिल्कुल आसान है। पहला विधि का नाम है रोस्टर विधि। रोस्टर या तालिका हम भी बोल सकते हैं विधि। चलिए रोस्टर या फिर हम क्या लिखेंगे? तालिका विधि। चलिए इसके अंतर्गत देखिए कैसे लिखेंगे। तो बोलेंगे सबसे पहले जो भी उसका एलिमेंट होगा उन सारे एलिमेंट को मंझली ब्रैकेट के अंदर कॉमा के साथ लिखना है। किसके साथ लिखना है? कॉमा के साथ। तो स्वर वर्ण बोलिएगा क्या होगा? ए होगा, ई होगा, आई होगा, ओ होगा, यू होगा। इसको कॉमा के साथ मंझली ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया। ये जो सेट बन के जो तैयार हुआ इसी को हम किस विधि में बोलेंगे? रोस्टर विधि में। तो बोलिएगा सर ये तो हमको पहले से पता है। हाँ आपको पहले से बिल्कुल पता है यहाँ पे, लेकिन दूसरा मेथड आपको पता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो मेथड जो होगा इस प्रकार से होगा। ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो होगा अभी तुरंत हम लिखे थे स्वर वर्ण का। ध्यान दीजिए, स्वर वर्ण का संग्रह। किसका संग्रह? स्वर वर्ण का संग्रह। स्वर वर्ण का संग्रह अगर हम समुच्चय निर्माण विधि में अगर हम इसके बारे में चर्चा करें, समुच्चय निर्माण विधि में, किस विधि में? समुच्चय निर्माण विधि में। समुच्चय निर्माण विधि में क्या करना है? सबसे पहले मंझली ब्रैकेट के अंदर एक्स सच डेट लिख लेना है। इस सच डेट का दूसरा सिंबल तिरछी लकीर भी होता है जो हमने समझाया, ये सिंबल भी यहाँ पे आ गया। इसके बाद क्या करना है? एक ऐसा आपको कॉमन गुणधर्म बताना है जो सभी के लिए फॉलो हो जाए, सारे एलिमेंट के लिए। यानी हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं एक्स साइडेड एक्स एक क्या है? स्वर वर्ण है। एक कौन सा वर्ण है? स्वर वर्ण है। यानी आपने यहाँ पे क्या देखा
कि टोटल के लिए बोलिएगा यहाँ सच डेट लिख के, और बाकी हमने लिख दिया। जैसे यहाँ पर आपको हम डिटेल से समझा रहे हैं, ए बराबर यहाँ पर अगर ए ई आई ओ यू अगर लिख दिए तो इसको लिख दिए किस विधि में, रोस्टर विधि में। समुच्चय निर्माण में जब लिखना है तो ए बराबर लिखेंगे, प्रत्येक को आप एक्स समझ लीजिए, एक्स सच डेट, और इसका जो गुण है उसी को लैंग्वेज में आप लिख दीजिए। तो बोलिए यहाँ पर क्या होगा, सर ऊपर वाला जो है जो आपने तो एक्स इसको समझा, और ये टोटल क्या है, एक स्वर वर्ण है, टोटल एक क्या है, स्वर वर्ण है। बोलिएगा सर एक आध एग्जाम्पल और दीजिए जिससे कि और बेहतरीन ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तब बोलेंगे इस प्रकार से, देखिए अगला एग्जाम्पल आपके बीच में इस प्रकार से लिखते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट लिख लेंगे टू इनफाइनाइट। बोलेंगे अब इसके बारे में बताइए, तो आप बोलिएगा सर इस टोटल के बारे में बोलिए क्या है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर एक्स लिख दीजिए, सच डेट दे दीजिए, और ये टोटल को आप स्वर वर्ण अब बोलिएगा क्या, नहीं बोलिएगा, बल्कि यहाँ पर आप प्राकृत संख्या बोलिएगा, इसलिए इसको एक्स सच डेट एक्स एक क्या लिखेंगे, प्राकृत संख्या लिखेंगे। कौन संख्या लिखेंगे, प्राकृत संख्या है। इस प्रकार से जो दूसरा मेथड जो होगा एक्स सच डेट एक्स के साथ समान प्रॉपर्टी को यूज करते हुए जो हम बनाएंगे, इसको हम समुच्चय निर्माण विधि में बोलेंगे। आइए बारी बारी से डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल देखेंगे और फिर आगे हम बढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे देखिए समुच्चय लिखने का यहाँ पे लिखा हुआ है आपके बीच में इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा। समुच्चय लिखने का सामान्यतः कितना विधि, दो विधि होता है। आपको अभी तुरंत हमने समझाया दो विधि होता है। देखिएगा यहाँ पे दो विधि कौन कौन सा है आपके पास, इस प्रकार से लिखा जा रहा है। पहला विधि देखिए रोस्टर या तालिका विधि बोलेंगे, रोस्टर या टेबुलर मेथड बोलेंगे। दूसरा विधि इस प्रकार से होगा, ध्यान दीजिए, जिसको समुच्चय निर्माण विधि या सेट बिल्डर मेथड भी हम बोलेंगे। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसके बाद देखिए पहला विधि के बारे में देखिए यहाँ पे, पहला विधि किसको बोलेंगे, रोस्टर या तालिका विधि, रोस्टर और टेबुलर मेथड, इसका डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए अभी तुरंत हमने समझाया कि रोस्टर विधि में अगर हमको लिखना है तो सारे एलिमेंट को कॉमा के साथ मंझली ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, वही जो बन के तैयार होगा रोस्टर विधि में कहलाएगा। यानी समुच्चय लिखने की वैसी विधि जिसके अंतर्गत समुच्चय के सभी अवयवों को मंझली कोष्टक के अंदर चिन्ह अल्प विराम, जिसको कॉमा बोलेंगे, के साथ क्या किया जाता है, लिखा जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं इस प्रकार से, ध्यान दीजिए, आप बताइएगा। पहला है सभी स्वर वर्णों का संग्रह। आप कैसे बनाइएगा, आप लिखिएगा ए ई आई ओ यू लिखिएगा, और फिर मंझली ब्रैकेट से घेर के आप यहाँ पर ए लिख सकते हैं। यहाँ माना ए बराबर, ये जो बन के तैयार होगा इसी को हम किस विधि में बोलेंगे, रोस्टर विधि में बोलेंगे। आइए अगला एग्जाम्पल के माध्यम से और बेहतरीन ढंग से समझाने का कोशिश करते हैं। दूसरा नंबर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है प्राकृत संख्या का संग्रह। प्राकृत संख्या का संग्रह हम इस प्रकार से बनाएंगे, जो कि आपके बीच में लिखा हुआ 1 2 3 डॉट डॉट लिख देंगे और इसको मान लेंगे बी सेट बराबर। फिर अगला देखिएगा, अगला जो एग्जाम्पल आपके बीच में आ रहा है, देखिएगा संख्या 50 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का संग्रह। तो 50 का अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे 50 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप सबसे पहले तोड़िए। तो आप बोलिएगा सर हम 10th क्लास में तो पढ़े थे कि इस 50 को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, 2 गुना 5 गुना 5 लिखेंगे, यानी ये टोटल 50 हो जाएगा। अब बोलेंगे इसमें अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है, तो आप बोलिएगा सर 2 और 5 है, इसलिए इस 2 और 5 को हम सेट्स में कॉमा के साथ लिख देंगे, और इसमें हम लिख सकते हैं माना सी बराबर, और ये बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन आपके मन में यहाँ सवाल चलेगा, सर यहाँ पे 2 5 है लेकिन हमने एक ही 5 क्यों यूज किया। तो हम बोलेंगे आप ही बताइए, आप अपने घर के सदस्य हैं, आप 50 बार बोले कि अपने घर में पापा से बोले हम आपका बेटा हैं, हम आपका बेटा हैं, आप ही बताइए आप क्या जितना बार बोलिएगा उतना बेटा बन जाइएगा क्या, नहीं। इसलिए यहाँ पर कितनों बार वो संख्या लिखा रहे, लेकिन जब हम सेट्स लिखेंगे तो उसको केवल
एक ही बार लिखना है, ये आपको इस प्रकार से समझना चाहिए। चलिए आगे ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है 2-5, आप देख सकते हैं 2-5 यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आगे देखिए अगला एग्जाम्पल हम लेंगे इस प्रकार से, ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। हम बोलेंगे x का वैल्यू निकालिए। हम आपके बीच में डायरेक्ट यहाँ पर आंसर अगर लिख दें, माना d बराबर 3 और 4, तो आप यहाँ पे थोड़ा अचंभा में पड़ जाइएगा कि सर हम 10th क्लास में इसको सॉल्व करके लिखते थे, आपने डायरेक्ट कैसे लिख लिया, शायद आप रटे होंगे। बोलेंगे नहीं, आप भी लिख सकते हैं, आप सीखने का कोशिश कीजिए। ध्यान दीजिए, आप जो काम 10th क्लास में करते थे वही इंटर क्लास में भी कीजिएगा, तो दोनों में फ़र्क क्या रहा। इसलिए यहाँ पे सीखने का कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए, आप भी सीखिएगा। देखिए यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल के माध्यम से सिखाने का कोशिश करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल आपके पास लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, और हम यहाँ पे आंसर लिख दें डायरेक्ट, x का मान -1 और -4 हो जाएगा, तो आप अचंभा में पड़ जाइएगा। देखिए पहले डिटेल से बनाते हैं, सीखने का कोशिश कीजिए। आप इसको जब गुणनखंड के रूप में अगर आगे बढ़ाइएगा तो x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0 लिखिएगा। फिर इन दोनों में कॉमन आप लीजिएगा x, कितना कॉमन लीजिएगा, x कॉमन लीजिएगा। जब आप x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 4 होगा। अगला में +1 लिखा जाता है, आप लिख भी सकते या नहीं भी लिखिएगा, एक ही नज़र आएगा। अब बोलिएगा x प्लस 4, हम बोलेंगे यहाँ 1 ना लिख के हम डायरेक्ट लिखें x प्लस 4 को ब्रैकेट के साथ और बाद में बराबर 0 लिख लेंगे। बोलिएगा कोई बात नहीं, इन दोनों x प्लस 4 को इन दोनों में से कॉमन अगर लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा, बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर हम x प्लस 4 इक्वल टू 0 लिखेंगे। फिर x का बोलिएगा वैल्यू अगर हम बोलेंगे निकालना तो -4 हो जाएगा, और इधर x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ पे -1 हो जाएगा। अतः आप बोल सकते हैं कि x का जो मान जो होगा -1 और -4 होगा। इस प्रकार से अभी आपको ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत बिलीव हम पर हुआ होगा कि हाँ डायरेक्ट कैसे निकाला गया। अब आपको भी सीखना है कि ये काम ना करके हम डायरेक्ट कैसे निकालें, वो सीखेंगे आप। देखिए डायरेक्ट कैसे निकालेंगे सीखिएगा, अब इतना काम नहीं करना है, ये आप 10th क्लास में करते थे। तो देखिए करना क्या है, आप इसको जैसे गुणनखंड किए थे इस प्रकार से, x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4, हम बोलेंगे इसके बारे में सोचना है। और x के साथ कितना मल्टीप्लाई है, 4 और x है, 4 और 1 है, तो यहाँ पर देखिए पहले 4 लिख देंगे और फिर 1 लिख लेंगे। बाकी x को लिखना नहीं है, 4x के लिए हमने 4 लिख लिया और x के लिए 1 लिख लिया। अब कुछ नहीं करेंगे, x बराबर अगर निकालना है दोनों का साइन केवल चेंज कर देंगे, -4 और -1। साथ ही साथ x स्क्वायर के साथ जितना गुना है, x स्क्वायर के साथ कितना गुना है, 1, तो 1 से बोलिए हम यहाँ डिवाइड करें या डिवाइड नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 1 यहाँ डिवाइड करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी आपका आंसर इतना ही हो जाएगा। यदि x स्क्वायर के साथ कुछ मल्टीप्लाई में रहे तो हम उस कंडीशन में दोनों में भाग देंगे। बोलिएगा जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में इस प्रकार से लिख रहे हैं, जैसे यहाँ 2x का स्क्वायर रहे -5x रहे +3 रहे और ये 0 के बराबर है। इसमें देखिए x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है, आप -5x को कैसे तोड़िएगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, -6 और यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। यहाँ -6 और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर -6 और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सॉरी -6 नहीं, गलती हो जाएगा ना, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 3 और 2 लिख सकते हैं। आंसर डायरेक्ट हो जाएगा ना, रुक जाइए, -3 और क्या लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं, -3 और क्या -2। अब बोलेंगे x का वैल्यू निकालिए, तो आप इन दोनों का सबसे पहले साइन चेंज कीजिएगा, 3 और 2 लिख दीजिएगा, फिर 2 से दोनों में डिवाइड कर दीजिएगा। तो बोलिए यहाँ 3/2 और 2/2 हो जाएगा,
यानी इसका आंसर 3/2 और क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे आप इस तरह से डायरेक्ट यहाँ पर दिए हुए समीकरण का मान आप निकाल सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, उम्मीद करेंगे आप इसका मान भी निकाल लीजिएगा। बोलिए इसका मान अब क्या होगा, बोलिए इसका मान क्या होने वाला है। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर हो जाएगा -4 और -3, इसका चिन्ह अगर हम बदल देंगे तो यहाँ पर 3 या 4 या 4 या 3 हम बोल सकते हैं, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं माना d बराबर हम लिख लेंगे, यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इस प्रकार से, आंसर 3 और क्या है, 4 है। फिर अगला ध्यान दीजिएगा, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है इस प्रकार से, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, आपको पता होगा इसके बारे में। संख्या 15 से कम सभी सम संख्या का संग्रह। संख्या किससे कम दोस्त, 15 से कम। कौन संख्या, सम संख्या। सभी को पता है कौन कौन चलेगा, 2 चलेगा। चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं माना लिख लेंगे d बराबर क्या चलेगा, 2 चलेगा। और क्या चलेगा, 4 चलेगा। और क्या चलेगा, 6, 8, 10, 12, 14, लेकिन 14 से आगे नहीं चलेगा क्योंकि संख्या 15 से कम ही यहाँ पे बोला जा रहा है, और उसमें भी कौन संख्या, तो सम संख्या। चलिए लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे जो हमने अभी समझाया। चलिए आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझिए। अगला मेथड देखिएगा कौन सा है, समुच्चय निर्माण विधि, रोस्टर और टेबुलर मेथड इसको बोलेंगे। रोस्टर और सॉरी यहाँ पर गलती लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर मेथड। कौन सा मेथड हो जाएगा, सेट बिल्डर मेथड। कौन सा मेथड होगा, सेट बिल्डर मेथड हो जाएगा। कौन सा मेथड होगा, सेट बिल्डर मेथड हो जाएगा। चलिए इसके बाद ध्यान दीजिएगा, आगे देखेंगे, आगे डेफिनेशन देखिए, यहाँ पे ये रॉन्ग है लिखा हुआ। चलिए, समुच्चय लिखने की वैसी विधि जिसके अंतर्गत समुच्चय के सभी अवयवों को मंझली कोष्ठक के अंदर एक्स साइडेड लिखने के बाद समान गुणधर्म के साथ क्या किया जाता है, लिखा जाता है। हम आपको समझाए थे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इसके बाद फिर आगे देखिएगा, आगे लिखा हुआ है इस प्रकार से लिखा हुआ है, सभी स्वर वर्णों का संग्रह। किसका वर्ण संग्रह, सभी स्वर वर्णों का संग्रह। बोलिएगा क्या लिखेंगे, तो आप बोलिएगा सर एक्स सजडेट एक्स होगा, और यहाँ लिख देंगे हम क्या, सभी स्वर वर्ण है, सभी स्वर वर्ण है। या आप डिटेल से लिखना चाहते हैं इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स सजडेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला। किसका लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, स्वर वर्ण है। कौन सा वर्ण है, स्वर वर्ण है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, फिर आगे लिखेंगे, फिर आगे देखिएगा, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है इस प्रकार से, देखिए देखिए एक्स साइडेड एक्स सभी क्या है, स्वर वर्ण है। इसके बाद देखिएगा अगला, अगला देखिए प्राकृत संख्या का संग्रह। किसका संग्रह, प्राकृत संख्या का संग्रह। बोलिए प्राकृत संख्या का संग्रह क्या होगा, देखिए प्राकृत संख्या का संग्रह, इसका जो हम सेट बनाएंगे इस प्रकार से बनाएंगे। एक्स साइडेड एक्स एक कौन संख्या है, प्राकृत संख्या है। इसके बाद फिर बोलिएगा आगे क्या होगा, अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल जो है संख्या 50 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का संग्रह। तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स साइडेड एक्स संख्या 50 के सभी अभाज्य, सभी क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड है। सभी अभाज्य क्या है, गुणनखंड है। इस प्रकार से हम लिखेंगे। आगे देखिए आपके बीच में लिखा हुआ है। फिर देखिएगा इसके बाद अगला देखिएगा यहाँ पे एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का संग्रह। बोलिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें सेम इसी प्रकार से हम लोग को इक्वेशन के रूप में लिख देना है। एक्स साइडेड एक्स इस रूप में है, यानी इस समीकरण के रूप में है। आगे बोलिएगा इसके बाद क्या होना चाहिए। फिर इसके बाद देखिएगा
संख्या 15 से कम सभी सम संख्या का संग्रह। आप बताइए इसको कैसे लिखिएगा। तो यहाँ पे बोलिएगा सर हम बिल्कुल आसान तरीका से लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, प्रत्येक के लिए लिख लेंगे x सच डेट और लिख देंगे x जो है 15 संख्या किस से, संख्या बोलिएगा 15 से कम, संख्या किस से कम, 15 से कम सभी सम संख्या है। सभी कौन संख्या है, सम संख्या है। सभी कौन संख्या है, सम संख्या है। इसके बाद फिर बताइएगा इसको दूसरे मेथड से कैसे लिख सकते हैं, जिसमें मैथमेटिकल हम टूल्स के सहायता से लिख सकते हैं, यानी मैथमेटिकल लैंग्वेज से हम लिख सकते हैं। बोलिएगा क्या लिखेंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं x सच डेट x इक्वल टू 2n। आप डायरेक्ट 2n को क्या बोल सकते हैं, सम संख्या। कौन संख्या, सम संख्या। अब आप बताइए सम संख्या कहाँ से कहाँ तक होगा। एवं यहाँ पर n का मान बोलिए 1 रखेंगे तो 2 मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 4, 3 अगर रख देंगे n का मान तो बोलिए 2n यहाँ पर है तो बोलिएगा यहाँ पर 6 मिल जाएगा, 4 के लिए 8 मिल जाएगा, 5 के लिए 10 मिल जाएगा, 6 के लिए बोलिएगा 12 मिल जाएगा, 7 के लिए 14 मिल जाएगा, 8 के लिए क्या मिल जाएगा, 8 के लिए बोलिएगा यहाँ पर 16 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए दूसरे ढंग से कि x सच डेट x सच डेट क्या लिखिएगा, x बराबर यहाँ पर लिखा हुआ तो है x सच डेट x बराबर 2n। एवं जो n जो है 1 से लेकर कहाँ तक है, 7 तक है। या अगर इसको 7 यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर हमको 8 से छोटा लिखना पड़ेगा। 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन 8। इसका मतलब ये है कि n जो है 1 से लेकर 8 से छोटा, यानी 8 के क्या है, पहले है। चलिए ध्यान दीजिए आगे देखिएगा, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है। चलिए अगर आपको लेस देन ग्रेटर देन के बारे में आपको समझना है और तो डिटेल से हम यहाँ पे समझाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे भी देखिएगा 8 यहाँ पे होगा, क्या होना चाहिए, 8 से छोटा, यहाँ पे 8 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए, आप समझिए। जैसे हम यहाँ पर लिख दें n इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट रहे। अब बताइए अगर हम यहाँ लिख दें n लेस देन 5 तो आप यहाँ पे क्या समझ सकते हैं कि n जो है वो 5 से क्या है, छोटा है। या इसी को हम दूसरे ढंग से ऐसे लिखें, 1 लिख दें, 2 लिख दें, 3 लिख दें, 4 लिख दें। इसके बारे में हम बोलें, आप बताइए क्या होगा। तो आप बोल सकते हैं कि सर n का मान जो है 1 से लेकर 4 तक है। 1 से लेकर कितना तक है, 4 तक है। इसी को हम बोलेंगे 1 2 3 4 लिख दें। दूसरे ढंग से लिखिए तो आप बोलिएगा सर 1 लेस देन इक्वल टू n और लेस देन 5 लिखेंगे। यानी एक जो है सॉरी n का मान 1 से लेकर 5 से पहले यानी 4 तक है। अब ध्यान दीजिए n का मतलब यहाँ पर प्राकृत संख्या के बारे में चर्चा हो रहा है। किस संख्या के बारे में, प्राकृत संख्या के बारे में। अगर हम यहाँ पर फिर आगे अगर बोलें इस प्रकार से कि बताइए यहाँ पे अगर हम लिख दें आगे 1 2 3 4 5 लिख दें, 6 लिख दें, इसके बारे में अब पूछें तो आप बता सकते हैं कि 1 से लेकर 6 तक, यानी n बीच में है, इधर से 1 लेना है और इधर कहाँ तक, 6 तक लेना है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, इसके बाद देखते हैं फिर अगला। चलिए तीसरा नंबर एग्जाम्पल में समझते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तीसरा नंबर एग्जाम्पल में है निम्न समुच्चय को किस रूप में, रोस्टर रूप में लिखें। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। चलिए इसके बाद ध्यान दीजिएगा आगे। पहला नंबर है इस प्रकार से लिखा हुआ x सच डेट x एक प्राकृत संख्या है जो 6 से क्या है, छोटा है। तो 6 से छोटा प्राकृत संख्या कहाँ से कहाँ तक, 1 2 3 4 और क्या होगा 5। इसी को हम लिख सकते हैं माना a बराबर, माना क्या लिखेंगे, a बराबर। चलिए इसके बाद ध्यान दीजिएगा अगला बोलिएगा यहाँ पर 1 से लेके 5 तक लिखा हुआ है। फिर बोलिएगा
अगला एग्जाम्पल इस प्रकार से x साइडेड x एक अभाज्य संख्या है जो 30 का क्या है, भाजक है। यानी 30 को विभाजित करने वाला कौन कौन सा यहाँ पे कौन कौन सा अभाज्य संख्या होगा, इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है। तो बोलिए यहाँ पर क्या होगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इन सभी को लिख देंगे, यानी b बराबर बोलिएगा 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए 2, 3 और क्या है, 5 लिखा हुआ है। फिर आगे देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ है अगला, x साइडेड x 2 अंकों की वैसी संख्या है जिसके अंकों का योग क्या है, 12 है। आइए यहाँ पे कुछ हम कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं, आप सीखने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। तो आप बताइएगा 10। बड़ी संख्या बोलेंगे 99, यानी 10 से 99 तक ही खोजना है। किस संख्या को लेना है, जिन संख्या के अंकों का योग 12 हो। अंकों का योग 12 का मतलब समझिए, जैसे हम 27 लिख लिए, इसका अंक का योग 2 + 7 का मतलब क्या है, 9 है। वैसे ही संख्या को लेना है जिसके अंकों का योग 12 हो। तो चलिए हम देखिए खोजेंगे यहाँ पर किस रूप से, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको 10 से लेके 19 तक देखना है। अगर 19 तक ना मिले तो आप सीधे 29 चले जाइए, इससे 2 से 1 से 2 बढ़ 1 से 1 बढ़ जाइए, 29, फिर 39, फिर 49, फिर 59, फिर यहाँ पे 69, फिर यहाँ पे 79 और फिर यहाँ पर 99। इस प्रकार आपको खोजना है। तो बोलिएगा ऐसा क्यों करेंगे, हम बोलेंगे अब आप बताइए, अगर जो संख्या का योग यहाँ पर 10 यहाँ हो रहा है, ये 19 का, इसके पहले 28 का भी तो योग 10 ही होगा। यानी इसके पहले हमको किसी भी संख्या में खोजने से कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ बोलिएगा 30 जो संख्या का 29 है योग, यानी 29 का जो योग है वही तो 38 का होगा। 39 का जो होगा वही यहाँ पे 48 का होगा। जो 49 का होगा वही यहाँ 58 का हो जाएगा। जो 59 का योग होगा वही यहाँ पर क्या हो जाएगा, 68 का हो जाएगा। जो 69 का होगा वही यहाँ पे 88 का हो जाएगा। जो 99 का होगा वही यहाँ पर, सॉरी जो 99 नहीं, जो 89 का यहाँ पे होगा, जो 89 का होगा वही यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही यहाँ पर 98 का हो जाएगा। यानी हमको खोजने का तरीका क्या है वो आपको पता है, 1 से लेके 19 और फिर नीचे आ जाना है। चलिए योगफल 12 के लिए यहाँ पर चर्चा ना करके हम कुछ सिखाएंगे आपको, उसके बाद यहाँ पर इसके बारे में चर्चा करेंगे। वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 14 अगर खोजना हो, तो बोलिए 19 में बोलिए जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10। 10 से छोटी होगा तभी इधर चलेंगे हम पीछे, 10 से बड़ी होगा आगे बढ़ेंगे। 19 चलेगा नहीं चलेगा, 29 चलेगा नहीं चलेगा, 39 चलेगा नहीं चलेगा, बोलिएगा 59 चलेगा नहीं चलेगा, अब सॉरी 49 चलेगा नहीं चलेगा, 59 चलेगा हाँ चलेगा, 59 लिख लेंगे। इसके बाद लिखने का तरीका देखिए, अगला में 1 ऐड करना है और पिछला में 1 माइनस करना है। तो 5 के बाद 6 होगा, 9 में 1 घट जाएगा 8 होगा, 6 से 1 7 हो जाएगा, यहाँ पर फिर 7 हो जाएगा, फिर 7 के बाद 1 8 होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर 9 होगा और फिर 5 होगा। यानी इस प्रकार से जो संख्या जो बना इसका योगफल क्या है, अंकों का योगफल 14 है। अगर हम 12 के बारे में बोलेंगे तो अब आप बताइएगा किसको लीजिएगा, 39। तो बोलिए यहाँ पर लिखिएगा 39, फिर बोलिएगा 1 अगला में घटाना है, सॉरी जोड़ना है, पिछला में 1 घटाना है, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, पता चल रहा होगा। यहाँ 6 होगा और फिर यहाँ पर हो जाएगा कितना, 6 होगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा, फिर 7 होगा, यहाँ 5 हो जाएगा, फिर 8 होगा, यहाँ 4 होगा, फिर 9 होगा, फिर यहाँ 3 होगा, बन के तैयार हो गया। इनके अंकों का योग 12 है। अंकों का योग अगर हम 4 होगा उसके बारे में बोलें तो 10 नहीं चलेगा, 11 नहीं चलेगा, 12 नहीं चलेगा, 13 चलेगा। तो हम यहाँ 13 ले लेंगे, फिर 1 इसमें बढ़ाना, इसमें 1 घटाना है। अब आगे बोलिएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा,
यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर अंकों का योग अगर हम 7 होगा, इसके बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर बोलिए क्या होगा, 16 हो जाएगा। फिर एक बढ़ाएंगे, 16 पता है, 1 और 6 7 होगा। फिर 2 5 हो जाएगा यानी 25, 34 हो जाएगा। फिर बोलिएगा यहाँ पर 43 हो जाएगा, फिर 52 हो जाएगा, फिर 61 हो जाएगा, फिर 70 हो जाएगा। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 39, 48, 57, 66, 75, फिर 84, फिर 93। चलिए इसके बाद आगे, अगर आपको बेहतरीन ढंग से समझ आ पा रहा है तो कमेंट एक बार ज़रूर कीजिए, ताकि आपको बार बार बोल रहे हैं कि और बेहतर से बेहतर वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे आगे देखिए, एक्स साइडेड एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन वर्ण है जो पी से पहले आता है। पी से पहले आने वाला व्यंजन, व्यंजन पता है ना किसको बोलेंगे, ए ई आई ओ यू को छोड़कर। बोलिएगा यहाँ क्या होगा, ए नहीं चलेगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, सॉरी ई नहीं होगा, एफ होगा, बोलिए जी होगा, एच होगा, आई नहीं होगा, जे होगा, के होगा, एल होगा, अब बोलिएगा एम होगा, एन होगा, अब बोलिएगा ओ नहीं होगा, पी से तो पहले बोल रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखिए अब यहाँ पे जो हमने अभी लिखा यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए आगे क्या होगा, आगे लिखा हुआ है एक्स साइडेड एक्स 3n-1, और n लेना कहाँ से है, 1 से लेके 6 तक लेना है, 7 से पहले ही लेना है, यानी 7 से 1 कम यानी 6 तक, यानी n का मान कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, क्योंकि n एक प्राकृत संख्या है। अब इसमें रखिए x बराबर बताइए क्या है, 3n-1 है, x का वैल्यू निकालिए आप। अगर आप n का मान 1 रखिएगा, n का मान अगर 1 रख रहे हैं तो बोलिएगा 3 गुना, यानी हम डायरेक्ट लिखते हैं 1 के लिए बोलिएगा 3 गुना 1 माइनस 1 यानी 2 हो जाएगा। 2 के लिए बोलिए क्या लिखिएगा, 3 गुना 2 माइनस 2 यानी यहाँ पर सॉरी 1 होगा ना, माइनस 1 यानी हो जाएगा 5। अब बोलिए 3 अगर रखिएगा तो 3 गुना 3 हो जाएगा माइनस 1 यानी 8 हो जाएगा। 4 अगर रखिएगा n के जगह पर तो बोलिए 3 गुना 4 यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा 11। फिर अगर आप 5 रखिएगा तो 3 गुना 5 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 1 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब बोलिएगा अगर यहाँ पर 6 अगर रखेंगे तो 3 गुना 6 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यानी इन सभी को सेट्स बना देंगे, यानी 2 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, 14 लिखेंगे, 17 लिखेंगे, यही आपका सेट बन के तैयार हो जाएगा। आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 2 5 8 11 14 17 जो हमने निकाला अभी। इसके बाद फिर आगे देखते हैं, आगे बताइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स साइडेड एक्स शब्द मैथमेटिक्स का एक अक्षर है। बोलिएगा इसमें क्या करना है, सारे अक्षर को लेना है, जो एक बार ले लेंगे उसको दोबारा कभी भी नहीं लेना है। एम चलेगा चलेगा, अब बोलिएगा ए चलेगा चलेगा, अब फिर बोलिएगा टी चलेगा चलेगा, अब बोलिएगा एच चलेगा चलेगा, ई चलेगा चलेगा, एम चलेगा नहीं चलेगा, ए चलेगा नहीं चलेगा, टी चलेगा नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि एक बार हमने लिख लिया। ई सी चलेगा चलेगा, एस चलेगा चलेगा, यानी इस प्रकार से बन के ये आपका सेट तैयार हो गया। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस रूप में जो कि लिखा हुआ है। इसके बाद आगे देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, इस ढंग से लिखा हुआ है। बोलिएगा यहाँ पे सबसे पहले देखिए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n क्या है, प्राकृत संख्या है। वो n का मान कहाँ से कहाँ तक, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 1 से लेके 6 तक। अगर आप इसमें 1 रख देते हैं, बारी बारी से रखिए डायरेक्ट, अगर 1 ऊपर में रखते तो 1 नीचे में भी 1 और 1 2 हो जाएगा। अगर 2 रख दीजिएगा तो 2 और नीचे भी 2 और 1 3 हो जाएगा। यानी ऊपर में अगर 3 रखते हैं तो नीचे 4 हो जाएगा। ऊपर में अगर 4 रखते हैं तो 4 और 1 5 हो जाएगा। ऊपर में अगर 5 रखते हैं तो नीचे 6 हो जाएगा।
और ऊपर में अगर 6 रखते हैं तो नीचे 7 हो जाएगा। 1 से लेके 6 तक ही तो है, यानी यहाँ पर इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा जो लिखा हुआ है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आगे देखिए यहाँ पे अगला देखिएगा यहाँ पे एक्स साइडेड एक्स एन एक प्राकृत संख्या है जिसका स्क्वायर करें वो या तो 36 हो या तो 36 से छोटा हो। तो देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, एक देखिएगा प्राकृत संख्या है। कौन संख्या है? प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पर प्राकृत संख्या ना करके हमको यहाँ पर पूर्णांक संख्या लिखना पड़ेगा। कौन सा संख्या लिखना पड़ेगा? पूर्णांक संख्या। चलिए कौन संख्या? पूर्णांक संख्या लिखना पड़ेगा। कौन संख्या लिखना पड़ेगा? पूर्णांक संख्या। कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। बोलिए जिसका यहाँ पर स्क्वायर अगर हम करेंगे वो स्क्वायर 36 से कम हो या 36 के बराबर हो जाए। तो बोलिए पूर्णांक संख्या क्या होगा? 0 1 2 3 4, यहाँ पे 5 ले लें, 6 ले लें, 7 ले लें, 8 ले लें, डॉट डॉट इधर होगा, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट डॉट। हम बोलेंगे वैसे संख्या को ही रखना है ग्रुप में यानी सेट में जिसका स्क्वायर कर दें वो या तो 36 हो या 36 से कम हो। तो 0 का स्क्वायर चलेगा, 1 का स्क्वायर 1 चलेगा, 2 का स्क्वायर 4 चलेगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर बोलिए 25 66, लेकिन यहाँ से आगे नहीं चलेगा। उसी प्रकार से -1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 6 हो जाए 9 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16, यहाँ 25, यहाँ 36, यानी हम बोल सकते हैं कि -6 से लेकर कहाँ तक चलेगा? 6 तक चलेगा, जो कि किस रूप में है? पूर्णांक के रूप में है, यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अगला देखिएगा यहाँ पे चौथा एग्जाम्पल जो है, चौथा एग्जाम्पल जस्ट इसका उल्टा होगा। यानी वहाँ पे हम क्या किए थे? समुच्चय निर्माण को रोस्टर में बदले थे, इसमें रोस्टर को समुच्चय निर्माण में बदलना है। देखिए लिखा हुआ निम्न समुच्चय को समुच्चय निर्माण में क्या करें? बदलें। इसके बाद बोलिए दिया हुआ है इस प्रकार से, ध्यान दीजिए 1 3 5 7 9, इसमें थोड़ा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आप बोल सकते हैं इस 1 3 5 7 9 को आप बोल सकते हैं विषम संख्या। कौन संख्या? विषम संख्या, या विषम प्राकृत संख्या बोलें तो और बेहतर रहेगा, विषम प्राकृत संख्या। अब आप बताइएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्स साइडेड एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। एक विषम कौन संख्या? प्राकृत संख्या है। साथ ही साथ देखिए टोटल प्राकृत संख्या नहीं है। यहाँ पर उसके बाद लिखना पड़ेगा कि x जो है वो किससे कम है? 10 से कम है, यानी 10 से छोटा है। या फिर दूसरा रूप देखिए, यानी और में हम लिख सकते हैं इस 1 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 1 माइनस 1। इस 3 को आप लिख सकते हैं 3 गुना 2 माइनस 1। 5 को लिख सकते हैं 3 गुना सॉरी यहाँ पर गलती लिख दिया। इस 3 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 माइनस 1। आप 5 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 माइनस 1। अब 7 को लिख सकते हैं 2 गुना बोलिए 4 माइनस 1। फिर 9 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 माइनस 1। अब आप बताइएगा इस प्रकार से, देखिए यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, ये बदलने वाला है। देखिए इसको लिखने का हम तरीका बता रहे हैं। एक्स सजडेट एक्स आप लिख दीजिए और उसके बाद बराबर लिख दीजिए। जो नहीं बदलने वाला है प्रत्येक में उसको लिख दीजिए, और जो बदलने वाला है उसका नाम n लिख दीजिए। यहाँ 2n माइनस 1 लिख देंगे, एवं यहाँ पर लिखेंगे जो बदलने वाला है वो कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 5 तक। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 1 से लेकर कहाँ तक? 5 तक, जो कि थोड़ा देर पहले हम आपने सिखाया। यहाँ पे इस रूप में ना लिखकर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 लेस देन इक्वल टू n। यहाँ पर लेस देन क्या लिख सकते हैं? 6। इसी को तीसरे ढंग से ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी हम डायरेक्ट लिख दें n जो है लेस देन इक्वल टू कितना है? लेस देन इक्वल टू 5, और यहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख दें।
चौथा तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। चौथा जो होगा हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर n जो होगा, n लेस देन यहाँ पर हो जाएगा कितना 6, और यहाँ पर n बिलोंग्स टू क्या होगा नेचुरल नंबर। आपको जिस रूप में लिखना है आप लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए दो रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है। x साइडेड x एक समप्राकृत संख्या है जो 10 से छोटा है, या x साइडेड x 2n-1 है जो 1 से लेकर कहाँ तक है, 1 से लेकर ध्यान दीजिएगा 4 तक, यहाँ पर 5 भी होगा, लेस देन और क्या होगा इक्वल टू हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू, जहाँ n बिलोंग्स टू क्या होगा नेचुरल नंबर होगा। इसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा, अगला देखिएगा बिल्कुल आसान है। ऊपर जितना है उससे एक ज़्यादा नीचे है, यानी अगर ऊपर वाले संख्या को 1 2 3 डॉट डॉट नेचुरल नंबर बोलें तो नीचे नेचुरल नंबर में एक जोड़ने पर नीचे वाला संख्या मिलेगा जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कहलाएगा। यानी हम आगे इसके लिए लिख सकते हैं x सच डेट x बराबर n लिखेंगे और बटा क्या लिखेंगे n+1, एवं यहाँ पर लिखेंगे, एवं क्या लिखेंगे n जो होगा बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर में। इसके बाद ध्यान दीजिएगा आगे लिखा हुआ है इस प्रकार से, देखिए यहाँ पे जो हमने आपको अभी समझाया। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके बीच में इस प्रकार से है, थोड़ा सा दिमाग लगाने का आवश्यकता है। इस 1 को बोलिए क्या लिखेंगे, आप बोलिएगा 1 का स्क्वायर, 4 को बोलिए 2 का स्क्वायर, 9 को बोलिए 3 का स्क्वायर, 16 को बोलिएगा 4 का स्क्वायर, 25 को बोलिए 5 का स्क्वायर, 36 को बोलिए 6 का स्क्वायर, 49 को बोलिए 7 का स्क्वायर, 64 को बोलिए 8 का स्क्वायर। अब आप बताइएगा इसको लिखना कैसे है। सबसे पहले x सच डेट लिख दीजिए, यहाँ पर बोलिए x बराबर, जो बदलने वाला हो उसको n लिख दीजिए। यहाँ पर बोलिएगा बदलने वाला कौन है, जैसे आधार पर पावर यहाँ पर घात का रूप है, तो बदलने वाला आधार है, देखिएगा 1 2 3 4 बदल रहा है, n लिख दीजिए। प्रत्येक पे 2 है इसलिए 2 लिख देना है। एवं लिख देंगे कहाँ से कहाँ तक, 1 लेस देन इक्वल टू n, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू क्या होगा 8 हो जाएगा, क्योंकि 1 से 8 तक। इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर लिख लेना है एवं n बिलोंग्स टू क्या होगा नेचुरल नंबर। यहाँ पर और दूसरे ढंग से लिख सकते हैं 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन 9। तीसरे ढंग से लिख सकते हैं n लेस देन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 8, क्योंकि n नेचुरल नंबर है और आपको पता है कि 8 से छोटा जो भी n होगा 1 से ही शुरू होगा। यहाँ पर और हम लिख सकते हैं n लेस देन 9। इन चारों में कोई भी कंडीशन से लिखा हो सकता है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इस प्रकार से, n का स्क्वायर है, देखिएगा n लेस देन इक्वल टू 8, और यहाँ पर देखिए 1 से लेकर यहाँ पर बराबर का भी चिन्ह होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। 1 लेस देन इक्वल टू क्या होगा n लेस देन इक्वल टू क्या 8 हो जाएगा। इसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा अगला देखिए 3 है, 3 को हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 1, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 27 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 3, यहाँ बोलिएगा 3 पे पावर 4। अब आगे बोलिए 3 पे पावर हो जाएगा 5। आगे बोलिए इसके लिए क्या होगा, x सच डेट लिखेंगे x बराबर, बोलिए जो बदलने वाला है वो यहाँ पावर है, वो यहाँ पे घात है, यानी यहाँ हो जाएगा 3 पे पावर n, एवं बोलिएगा n कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर कहाँ तक 5 तक, एवं यहाँ पर लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बोलिएगा यहाँ पर क्या होगा, या यहाँ हम कॉमा भी दे सकते हैं। इसी को अगला ढंग से कैसे लिखिएगा, 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन 6। अगला ढंग से बोलिएगा n लेस देन इक्वल टू 5, और अगर अगला ढंग से बोलिएगा n लेस देन क्या होगा 6। आप इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए आपके बीच में लिखा हुआ है 3 पे पावर n है, n लेस देन इक्वल टू 5 है, और अगला देखिएगा यहाँ पर क्या है 3 पे पावर n, 1 लेस देन इक्वल टू यहाँ पर n लेस देन क्या है 6 है।
अगर आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ पा रहा है तो एक बार कमेंट आप ज़रूर करें, ताकि थोड़ा सा हम भी मोटिवेट हों और इससे बेहतरीन वीडियो आपके बीच लेके आएँ। थोड़ा कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक था, जिसके कारण थोड़ा बहुत टाइपिंग में था मिस्टेक, जो कि हम उसको बनाते वक्त सुधरवा भी दिए हैं। अगला वीडियो जो आपके बीच में आएगा, हम कोशिश करेंगे कि टाइपिंग मिस्टेक ना के बराबर रहे। चलिए मिलते हैं आगे फिर। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे निम्न समुच्चयों को मिलान करें। चलिए निम्न समुच्चय को क्या करना है, मिलान करना है। अगला देखिए प्रिंसिपल है एक्स साइडेड एक्स एक धनात्मक पूर्णांक है जो 18 को विभाजित करता है। आप ही बताइए, यहाँ 0 है, एक्स साइडेड एक्स एक पूर्णांक है तथा एक्स का स्क्वायर -9 बराबर 0। यहाँ 1 2 3 6 9 18 है। यहाँ पर एक्स साइडेड एक्स एक पूर्णांक है तथा x + 1 = 1 है। अगला -3 3 है, एक्स साइडेड एक्स शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे पहला जो है प्रिंसिपल, 1 नंबर का बोलिएगा मैचिंग किसके साथ होगा, डी के साथ। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल से मिल जाएगा, यानी 1 का डी होगा। इस प्रकार से देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है। अगला बोलिएगा दूसरा नंबर जो होगा इस प्रकार से 0 बोलिएगा किस में मिलेगा, अगर आप सॉल्व कीजिएगा x + 1 = 1 तो यहाँ पर x का जो वैल्यू मिलेगा 0, यानी हम 2 को मैच c के साथ करवा सकते हैं। 2 को किसके साथ मैचिंग, c के साथ, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर अगला देखिएगा, यहाँ पे अगला जो होगा 1 2 3 6 9 18। यहाँ पर देखिएगा एक्स साइडेड एक्स एक धनात्मक पूर्णांक है जो 18 को विभाजित करता है। ये सब संख्या देखिए पहले धनात्मक है, साथ ही साथ सारे संख्या 18 को विभाजित कर देगा, यानी 3 किसके साथ मैच करेगा, a के साथ। यानी हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं या देख सकते हैं, देखिए 3 किसके साथ मैचिंग है, a के साथ। अगला देखिएगा यहाँ पे 4 के बारे में, -3 और 3 है। -3 और 3 मिलेगा किस में, b में। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं x² - 9। देखिए कैसे आएगा, x² - 9 = 0। आप दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, x का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर = 0। अब बोलिएगा इसी को लिख सकते हैं इस फॉर्मूला के अंतर्गत, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर = a + b × a - b। a + b × क्या होगा, a - b। फिर आगे बोलिएगा क्या होना चाहिए, एक बार इन दोनों को जोड़ देने हैं x और 3 को, और एक बार इन दोनों को घटा देना है बराबर 0। इससे x का जो वैल्यू जो निकलेगा वो -3 निकल जाएगा, और अगला से जो x का जो वैल्यू जो निकलेगा वो +3 निकल जाएगा। वो क्या निकल जाएगा, +3 निकल जाएगा। यानी इस प्रकार हम देख सकते हैं x का मान -3 और 3 है। दूसरा मेथड है x का स्क्वायर -9 = 0। ये सेकेंड मेथड है। जैसे यहाँ पर बोलिए x का स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 9 यानी 9, x बराबर हो जाएगा ±√9, जो कि 10th क्लास में ज़्यादा आप इसी तरह से सॉल्व करते होंगे, +-3। यानी हम बोल सकते हैं कि d यानी 4 नंबर जो होगा वो किससे मैच करेगा, b से मैच करेगा। यानी इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 4 नंबर जो है b से मैच किया। इसके बाद ध्यान दीजिएगा आगे इसके बाद इस प्रकार अब आपका क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आगे आप फिर हमसे जुड़ेंगे, ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिल पाए, और आप कमेंट के माध्यम से हमें जानकारी ज़रूर दें कि आपको जो हमने बताया और सिखाया सेट का कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल आपको कैसा लगा। आप कमेंट ज़रूर करें ताकि हम भी आपसे मोटिवेट हो, और मोटिवेट होने के बावजूद हम आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल और सारा चैप्टर का सॉल्यूशन बारी बारी रेगुलर लेकर आएँ। फिर मिलेंगे हम आपसे अगला क्लास में। इतना ही कहकर हम अपना क्लास यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। फिर हम कल के डेट में आपसे जुड़ते हैं। जय हिंद, बाय।